हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम सामान्य हिंदी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सामान्य हिंदी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पिछली वीडियोस में। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो सामान्य हिंदी के इतिहास से रिलेटेड हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन सी लिपि से हिंदी भाषा ली गई है, राजभाषा के अनुच्छेद। तो इन सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ था, जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमने उसके बाद पार्ट 2 डिस्कस किया, उसमें हमने वर्णमाला को समझा था कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, और वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारा हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज वहीं से आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्वर हैं वो हमने देखे कि वह कौन से होते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो स्वर हैं वो किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारा वीडियो आज स्वर को ही डेडिकेटेड होगा, यानी कि स्वर के बारे में आज हम इसका पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो स्वर है उसको इंग्लिश भाषा में कहा जाता है वॉवल्स। क्या कहा जाता है? वॉवल्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, इंग्लिश में वॉवल्स और हिंदी में स्वर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर भाषा के क्या होता है, बेसिक नॉलेज होता है, तो उसमें स्वर और व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। तो वही आपको इंग्लिश में वॉवल्स कहा जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में उसको स्वर कहा जाता है। अब देखिए, जो स्वर होते हैं वो किसे कहा जाता है? स्वर कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। यानी स्वतंत्र रूप से, यानी कि खुल के बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हमें किसी भी चीज़ की अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। खुल के हम जो अपने मुंह से उन वर्णों को बोल सकते हैं, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। एक बार बोल के देखेंगे कि कौन से हैं वो स्वर। वो है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं वह परंपरागत रूप से देखें तो बहुत 13 होती हैं। ठीक है, जो हम लिखते रहते हैं और बचपन से पढ़ते आए हैं तो वह 13 होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको उच्चारण की दृष्टि से देखें तो वह कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ठीक है, सिर्फ अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, उच्चारण में तो हम सिर्फ जब बोलते हैं, अब हम जब भाषा का यूज़ करते हैं हिंदी भाषा का, तो उस समय उच्चारण में जो स्वर यूज़ किए जाते हैं वो केवल 10 यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं और जो रियल में होते हैं तो बहुत 13 होते हैं। ठीक है, और बोलने पर सिर्फ हम 10 ही स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए, जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण देखते हैं कि वह कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जो स्वर का वर्गीकरण देखें तो पहला जो आएगा वो आता है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, कि उच्चारण काल के आधार पर। फिर दूसरा आएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। फिर आता है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। फिर चौथा जो है वो है औंठों की स्थिति के आधार पर। फिर है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। और फिर छठवां है घोषूत्र के आधार पर। तो अगर देखा जाए तो जो स्वर का वर्गीकरण होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, 6 तरह से हम स्वर को देखते हैं। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि जो पहला हमने देखा था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, तो उसमें भी इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर भी जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है या प्लुत स्वर कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, घूम फिर करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय, यानी कि ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही मात्रा को यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, अ, ई, उ। तो ये ऐसे स्वर हैं जहाँ पर बहुत ही कम समय लगता है जिन स्वरों को बोलने को, उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्वर आएगा वो आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर होता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में बिल्कुल मतलब एक मात्रा के बराबर समय लगता है, और दीर्घ स्वर में थोड़ा सा अधिक, ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि हमने 2 मात्राएं यूज़ की है बोलने में, तो इतना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है,
तो इस तरीके से तो जो स्वर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। आ भी इसमें यहाँ पे ऐड होगा। तो देखिए दीर्घ स्वर जो होते हैं वह क्या करते हैं, थोड़ा सा अधिक समय लेते हैं ह्रस्व स्वर से। अब इसके बाद जो स्वर तीसरा है वो है प्लुत स्वर, जो कि हम उच्चारण काल के आधार पर हम जिसको पढ़ रहे हैं या मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो उसमें तीसरा जो इसका भाग है वो है प्लुत स्वर। तो यह क्या है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर आया, ह्रस्व स्वर में थोड़ा सा समय लगता है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से भी थोड़ा सा ज़्यादा प्लुत स्वर में समय लगता है। तो प्लुत स्वर जो होते हैं वो ऐसे स्वर होते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी थोड़ा सा अधिक समय लगता है। यानी कि जब हम प्लुत स्वर है उसको कब बोलते हैं, जब किसी नाटक में संवादों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी का नाम पुकारने में, जैसे हो गया राधा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो स्वर है वो यहाँ पर इस तरह से लंबा सा लग रहा होगा, ठीक है। वो खींच रहा है उस स्वर, जैसे राम। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, और जब कोई नाटक होता है, कोई संवाद में, नाटक के संवाद होते हैं, तो उसमें प्लुत स्वर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा जो होगा, ठीक है, यहाँ पे दो होगा, ये दूसरा जो होगा वो जीभ के प्रयोग के आधार पर होगा, ठीक है। किसके आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें देखिए, तो जीभ के प्रयोग पर जो स्वर यूज़ किए जाते हैं तो वो भी 3 प्रकार का होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, फिर होता है मध्य स्वर, फिर होता है पश्च स्वर। तो 3 प्रकार का जीभ के आधार पर कितने जो स्वर होते हैं जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो वह क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर व पश्च स्वर। अब देखते हैं जो अग्र स्वर है वो क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे का जो भाग है वह इस्तेमाल होता है। ऐसे स्वर को क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। ई ई ए आई इसका उदाहरण है, ई ई ए आई। आप बोल के देखें तो आपको महसूस होगा कि जीभ के आगे वाला हिस्सा ही इसमें यूज़ हो रहा है, ई ई ए आई, इन जो स्वर है इनको बोलने में। अब इसके बाद दूसरा आता है मध्य स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ, ठीक है, अ का में सिर्फ आपका जो जीभ का मध्य वाला हिस्सा है उसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हो गया। अब तीसरा जो आएगा वो आता है पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पीछे का जो भाग है वह यूज़ होता है, ठीक है। पीछे का भाग इस्तेमाल किया जाता है, उसको पश्च स्वर कहते हैं। जो जीभ के जो आपको पीछे का भाग महसूस करके आप बोल के देखिए तब आपको फील होगा, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ, ठीक है। तो ये पीछे आपको लगेगा कि जो जीभ का पीछे वाला भाग है वह यूज़ हो रहा है इन सारे के सारे स्वर को बोलने में। तो ये हो गया जीभ के आधार पर। अब जो तीसरा है वह है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, कि मुंह कितना खुलता है, ठीक है। मुंह कितना खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, आधा खुल रहा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से स्वर हैं, ठीक है। अब इसके भी 4 भाग होते हैं। जो मुख के आधार पर अगर हम बात करें किन स्वरों की, तो वह भी 4 प्रकार से हम उनको देखते हैं। पहला विवर्त, फिर आता है अर्ध विवर्त, फिर आता है अर्ध संवर्त या संवर्त, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए, तो विवर्त का मतलब होता है जब हम पूरा का पूरा मुंह खोल के कोई स्वर को बोलते हैं। अर्ध विवर्त होता है यानी कि जब आधा मुंह खुला होता है, ठीक है, आधा मुंह खुला होता है। और जो अर्ध संवर्त होता है वो उसका अर्थ होगा कि आधा मुंह बंद करके, हमें फील होगा कि मुंह आधा बंद है, ठीक है। और संवर्त का मतलब होगा कि पूरा का पूरा मुंह मतलब बंद सा आपको फील होगा कि बंद है, ठीक है। अब आगे इनको देखते हैं पूरा डिटेल में कि जो विवर्त है वह कैसे यूज़ होगा, वो कौन सा स्वर है, ठीक है। तो जो विवर्त स्वर जो होंगे उनको देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, अभी बोला कि पूरा का पूरा खुलता है, उनको क्या कहते हैं, विवर्त बोलते हैं, जिसमें पूरा का मुंह आपको खुला हुआ महसूस होगा। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं आ, ठीक है, आ अगर बोल के देखें तो पूरा मुंह आपका ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अर्ध विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है। जैसे आप मुंह बंद करिए, फिर उसके बाद बोलिए आ, ए, ओ, आओ, आ, ठीक है। तो आप इस तरह से बोलेंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो मुंह है वो आधा खुला हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आता है अर्ध संवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता रहता है, ठीक है। आप बोल के देखिए ए, आओ, तो ऐसा लगेगा कि मुंह पूरा बंद है, लेकिन जो साउंड है वो सिर्फ थोड़ी सी निकल रही है, जिसमें आपको फील होगा कि आपका मुंह
आधा बंद है, पूरा नहीं खुला हुआ है, आधा बंद है, ठीक है। तो ये ऐसे जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, जिसमें कि अर्धसंवर्ध जो स्वर है वो उनको कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है वो है संवर्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है। लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, जैसे कि ई उ ऊ, ई उ ऊ। आपको ज़्यादा अपना मुंह खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी इन स्वरों को बोलने में। आपको महसूस होगा कि आपका मुंह बंद है पूरी तरह से। तो आप बोल के देखेंगे तो ई उ ऊ, ज़्यादा मुंह नहीं खुलेगा। तो ये जो स्वर होते हैं उनको संवर्त कहा जाता है उनको, ठीक है। तो ये मुख्य द्वार के आधार पर हमने 4 प्रकार के इसको देखे थे कि 4 प्रकार से कौन कौन से स्वर होते हैं। अब इसके बाद आएगा वो आएगा चौथे नंबर पर ओंठों की स्थिति के आधार पर, कि ओंठों का कैसा पोस्चर बना है, कैसा हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा है, ठीक है। ओंठों की स्थिति की जो मुद्रा होगी वो कैसी होगी हम जब किसी स्वर को बोलते हैं। तो दो प्रकार से होते हैं ये भी ओंठों की स्थिति के आधार पर देखें तो वो होता है एक तो अवर्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। तो पहले हम अवर्तमुखी को जानते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि अवृत्त बोले ना, वृत्त मतलब क्या होता है, गोलाकार, ऐसे गोल सा। तो वृत्त नहीं बनता है जब मुख का, तो उसको कहा जाता है अवृत्तमुखी, ठीक है। तो गोलाकार नहीं है तो कौन से स्वर हैं वो है अ आ ई ए आई। आपको फील होगा कि आपका मुख खींच रहा है बल्कि गोल नहीं हो रहा है, तो उसको अवृत्तमुखी कहा जाएगा उन स्वरों को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वृत्तमुखी। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ क्या होंगे, वृत्त होंगे, यानी कि गोल होंगे, गोलाकार होंगे, ठीक है। गोलाकार होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, वृत्तमुखी कहा जाएगा, जैसे कि उ ओ आ, ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं ये वृत्तमुखी कहलाए जाते हैं। अब इसमें जो 5वां भाग होगा वो है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। तो जो स्वर को हम पहचानने की कोशिश करेंगे वह हवा की नाक व मुंह के निकलने के आधार पर भी कर सकते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है निरनुनासिक या उसको मौखिक स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है अनुनासिक स्वर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या क्या होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए जो निरनुनासिक या मौखिक स्वर होते हैं तो ये क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा है वह केवल मुंह से निकलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हवा कहाँ से निकल रही है, केवल मुंह से निकल रही है, ठीक है। हमें नाक से, जो निरनुनासिक है ना, यानी कि नाक से नहीं हवा निकल रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। मुंह से केवल हवा निकल रही है, तो वह कौन से स्वर होंगे, अ आ ई उ ए आई, ठीक है। काफ़ी सारे हैं इसमें, तो आदि यहाँ पे दिया गया है। तो अ आ ए, तो इस तरह के जो स्वर होंगे जिसमें हवा मुंह से निकलती है, केवल कहाँ से निकलती है, सिर्फ मुंह से निकलती है, तो उन जो स्वर हैं उनको निरनुनासिक या मौखिक स्वर उनको कहा जाता है। अब इसमें जो दूसरा है वो है अनुनासिक स्वर। तो देखिए जो अनुनासिक स्वर है वह ऐसे स्वर होते हैं जिसमें उच्चारण करते समय जब किसी स्वर को बोल रहे हैं तो जो हवा है वह मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रही है, ठीक है। तब उन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं, जिसमें कि नाक का भी इस्तेमाल आपको महसूस होगा कि जो स्वर हम बोल रहे हैं वह बोलते समय नाक में भी हवा आपको महसूस होगी, ठीक है। तो आप अधिकतर देखेंगे कि जो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होंगे, ठीक है, जो चंद्र बिंदु वाले अक्षर होंगे तो उनमें ही नाक से हवा आपको महसूस होगी, जैसे कि अंग, आंग, इंग, ठीक है। तो जैसे कि अंग से अंग्रेज आप ले लीजिए, आँखें, ठीक है। तो इस तरीके के जो कुछ शब्द हैं तो उनको बोलते समय आपको अनुनासिक स्वर महसूस होंगे, और जिनमें आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा वहाँ पर अनुनासिक स्वर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुनासिक स्वर। अब जो 6वां भाग है वह स्वर के आधार पर, स्वर का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर 6वां भाग है वह है घोषोत्तर के आधार पर। तो देखिए घोषोत्तर क्या होता है, घोष किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। तो जो इंसान के शरीर में स्वर तंत्रियाँ होती हैं, ठीक है, तो गले में आप महसूस करेंगे जो श्वास का कंपन, ठीक है। जब स्वर को बोला जाता है तो श्वास में आपको कंपन महसूस होगा, ठीक है। तो उसको घोष कहा जाता है। और उन जब स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो उसको सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। और वो सघोष ध्वनियाँ जब होती हैं तो
उसके आधार पर जो सभी स्वर हैं, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो सारे के सारे स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष ध्वनियाँ उनको कहा जाता है। तो इसलिए उनको घोषोक्त के आधार पर भी डिफाइन किया गया है, वर्गीकरण उनको किया गया है। ठीक है, तो ये थे इसके स्वर किसे कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।